नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। वैसे आप सभी को पता ही है कि वर्ष 2023-24 में आपका जो कोर्स है वो पूरा बदल गया है। यानी 30% आपका जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है। गणित के अंदर क्लास 8 में गणित की बात करें तो उसमें भी यही प्रोसेस है। तो आपके जो नई किताब आई है उस किताब के अंदर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हमने इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसके अंदर दिए हुए सूत्रों को सही ढंग से कवर करते हैं और याद करते हैं तो आप बिना किताब पढ़े 100 में से 70 नंबर अपने एग्ज़ाम में आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे आपको ये पता ही है कि गणित के अंदर सूत्र ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इन सभी सूत्रों को सही ढंग से कवर करना है और आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर भी आपको ये लिख लेने हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो बच्चों, आपका पहला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या है। उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके प्राकृत संख्या। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपके 1 हो गई, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या जो प्राकृत संख्या है उससे हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है आपके पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में है हमारे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। Q बराबर 0 नहीं होता, यानी हर के अंदर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि हर के अंदर 0 हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक 0 है। वैसे योज्य तत्समक क्या होता है, जब भी हम इन चैप्टरों को कवर करेंगे तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है और गुणनात्मक तत्समक 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में वितरिकता का नियम है। वितरिकता का नियम क्या है आपके? A कोष्टक B + C, यानी A B C, यहाँ पर तीनों ही कोई संख्याएँ हैं, परिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AB + AC। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद में A कोष्टक B - C, तो ये भी सेम रहेगा। A B से मल्टीप्लाई करेगा माइनस A C से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये हो गया AB - AC। यानी यहाँ पर भी A B C तीनों परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या या फिर परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई न कोई ये संख्याएं हैं। उसके बाद में है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्या है तो उसके मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी हम गिन भी नहीं सकते, ज्ञात भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सी परिमेय संख्या होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास रहता है A + B बटे 2। सूत्र हमारे लिए क्या रहता है? A + B बटे 2। A का मतलब पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या। या जैसे कि 2 और 4 के मध्य की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 2 + 4 और बटे में 2 लगा देंगे, ये फॉर्मूला रहता है इसका। जैसे यहाँ पर कि 2 और 4 के मध्य की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 2 + 4 और बटे में हमारे रहते हैं 2। 2 और 4 को जोड़ा 6 हो गए और बटे में 2 का भाग गया 3। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में कौन सी परिमेय संख्या है? 3। वैसे अब 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 2 और 3 को जोड़ो और उसके अंदर 2 का वापस भाग दो, तो मध्य की संख्याएं आती रहेगी। तो ये फॉर्मूला है जिसको माध्य फॉर्मूला भी कहते हैं। आगे है हमारे चैप्टर दूसरा। तो दूसरे चैप्टर का बच्चों नाम है एक सर वाले रैखिक समीकरण। सर राशि क्या होती है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी अंग्रेजी के अक्षर जैसे A B X Y। असर राशि क्या होती है? नंबर, यानी गणित की संख्या जैसे 1 2 3/4 आदि। उसके बाद में है बीजीय व्यंजक। तो बच्चों बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि बीजीय व्यंजक का जो गणित की संख्या और अंग्रेजी का
जो अक्षर हैं ये दोनों मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। कभी कभार ये अकेली अंग्रेजी का अक्षर भी हो सकता है। अकेला अंग्रेजी का अक्षर है तो उसके साथ में एक अवश्य रहता है। तो जैसे बीजीय व्यंजक की बात करते हो, जैसे ये ए भी एक बीजीय व्यंजक है, 5x बीजीय व्यंजक है, 3x/y ये भी एक बीजीय व्यंजक है। उसके बाद में है समीकरण, दो राशियों की तुलना। समीकरण होता है वो समीकरण का निर्माण बीजीय व्यंजकों के द्वारा ही होता है। तो समीकरण होता है वो क्या होता है कि दो राशियों की तुलना की जाती है समीकरण के अंदर। उसमें क्या होता है कि 20 के अंदर एक समता का निशान होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x = 25 ये एक समीकरण है। तो ये 20 में जो निशान है इसे हम समता का निशान कहते हैं, यानी बराबर का निशान। एक ये पक्ष हो गया और दूसरा ये पक्ष, वैसे इसको आगे कवर किया गया है। आगे हम कहते हैं कि समीकरण हल करने पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरण होता है। जब हम समीकरण को हल करते हैं तो विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो तुलनात्मक विधि होती है, एक पक्षांतरण विधि होती है। तो ज़्यादातर हम पक्षांतरण विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो पक्षांतरण विधि में क्या होता है कि संख्या को पक्ष उसका होता है, उस पक्ष को बदला जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमारे फॉर्मूला है, एक समीकरण है 5 + 2x = 9x + 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि एक साइड में अंग्रेजी के अक्षरों को लेके जाएंगे और एक साइड में गणित की संख्या को लेके जाएंगे। तो ये दोनों पक्ष होते, तो इस वाले पक्ष को हम बराबर का निशान है, जो ये बराबर का निशान है, इस बराबर के निशान के इस साइड का जो पक्ष है तो इस पक्ष को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो इस बराबर के निशान के उस साइड का पक्ष है जिससे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो असर का मतलब तो गणित की संख्या और सर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर, ये तो आपको पहले से ही पता है। उसके बाद में है हमारे समीकरण हल करते समय, समीकरण को हल करते समय सर और असर राशियों को अलग करते हैं, ठीक है। सर और असर राशियों को जब हम अलग करते हैं तो जो हमारा समीकरण होता है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। और समीकरण हल करते हैं तब पक्षांतरण हम करते हैं, तो पक्षांतरण में हमारे नियम लगता है, जो बोर्ड मास का नियम होता है वो उल्टा नियम इसमें लगता है, ठीक है। वैसे कोष्टक वगैरह इनको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाकी वाला SAM DO B जो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, तो ये फार्मूला हम अपनाते हैं। यानी सबसे पहले माइनस की संख्या को पक्षांतरण करते हैं, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में मल्टीप्लाई और उसके बाद में डिवाइड को हम पक्षांतरण करते हैं। और उसके बाद में हमारा चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुजों को समझना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंत का मतलब अंदर वाले, ठीक है। अंत कोणों का या बाह्य कोणों का योग, बाह्य बोले तो बाहर वाले कोणों का योग, ठीक है। अंत कोण यानी अंदर वाले, बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण। तो अंत कोणों का योग भी 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। उसके बाद में है हमारे समांतर चतुर्भुज। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, उससे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रत्येक कोण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब समांतर चतुर्भुज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जैसे देखो पहला पॉइंट है कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा होगी वो बराबर होगी। और दूसरा पॉइंट है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और उसके अंदर थर्ड पॉइंट है कि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर भाग में बांटता है। उसके बाद है हमारे पॉइंट समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब समचतुर्भुज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, वो क्या है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जितने भी गुण हैं वो सभी इस समचतुर्भुज में भी गुण होते हैं, जो हमने यहाँ पर पहले पढ़े हैं वो सभी गुण इसमें होते हैं। और उसके बाद इसमें विकर्ण होता है, वो लंब होता है। क्या होता है, यानी विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर लंब बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद में हमारे पॉइंट है आयत। तो आयत हमारे क्या होता है, वैसे आपको पता ही होगा, आयत आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उससे हम आयत कहते हैं, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे हम आयत कहते हैं। आयत के अंदर विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें भी मौजूद होते हैं। उसके बाद में होता है वर्ग। तो ये आपकी किताब है उसके अंदर पढ़ोगे।
वर्ग हैं तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर वर्ग के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, ये सभी गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पतंग। पतंग की बात करें तो पतंग वह चतुर्भुज होता है जिसमें दो आसन भुजाएं बोले तो पड़ोसी भुजाएं, आसन भुजाएं होती है वो समान होती हैं। इसके अंदर गुणों की बात करें तो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित करते एक दूसरे को। ठीक है, जैसे ये दो विकर्ण हैं तो आपस में ऐसे विकर्ण काटेंगे तो ये वाला विकर्ण है जो इस विकर्ण को काट रहा है तो इस विकर्ण को ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, लंब पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसके बराबर दो टुकड़े करेगा। ठीक है, तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे सभी जो ये हमने ऊपर चतुर्भुज पढ़े हैं इसमें भी आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में हमारे चौथा अध्याय है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम पढ़ते हैं। आंकड़ों को क्रमबद्ध करके उसे दंड आलेख, वृत्त आलेख और चित्र आलेख से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख में इस प्रकार से दंड बनते हैं, आपको पता ही होगा। वृत्त आलेख के अंदर वृत्त बनते हैं और चित्र आलेख में चित्र बनाए जाते हैं, जो चित्रों के आधार पर उसे समझते हैं। और उसके बाद में सूत्र इसके अंदर है, तो सूत्र किसी भाग का मान निकालना, यानी एक वृत्त है, वृत्त आलेख है और उसका आपको किसी भी भाग का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जो भी आपके जैसे ये एक वृत्त है और इसके अंदर इस वाले भाग का मान निकालना है। तो ये मान लिया कि ये 90 डिग्री का है और कुल संख्या है वो मान लो 600 विद्यार्थियों के बीच में कोई कंपटीशन हो गया है। तो इस वाले में यानी ये इसको ग्रीन जोन बोल देते हैं। तो ग्रीन जोन में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री बट्टे 360, क्योंकि वृत्त होता है वो 360 का होता है और मल्टीप्लाई कर देते कुल संख्या 600। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगता है और इसे हम किसी भी भाग का मान निकाल सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला होता है थीटा डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू कुल संख्या है। उसके बाद में एक घटना की प्रायिकता वाला पॉइंट रहेगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। कोई भी घटना है उसको कितने परिणाम बना रहे हैं, 2 से 8 से 10। ठीक है, तो वो अंश में रहते हैं और हर में रहते हैं कुल परिणाम। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, वो परिणाम आ रहे हैं वो कितने में से आ रहे हैं। जैसे हेड बटा टेल की बात करें तो 2 परिणाम होते हैं, 2 में से हेड की बात करें तो हेड 1 होता है और कुल परिणाम 2 है तो 1/2 इस प्रकार से। और उसके बाद में हमारा अध्याय है 5वां। तो 5वें अध्याय के अंदर हमारा 5वें अध्याय का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो उस संख्या का हम स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे आपको मान लो 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 × 5 यानी कितना हो गया 25 हो गया। तो इस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जाता है। और वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके 2 के जोड़े बनाते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से ये है √n। ठीक है, n का मतलब एक आपकी संख्या है। तो वर्ग ज्ञात करना मतलब n² और वर्गमूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड करो और 2 के जोड़े बनाओ। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी आपको समझाया गया है कि जैसे 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 × 5 = 25 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है तो उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का आप यदि वर्ग ज्ञात करते तो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही उसका इकाई अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे 6वां अध्याय जिसका नाम है घन और घनमूल। तो किसी भी संख्या का आपको यदि घन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, n³ होता है जिसका घनमूल घन हो गया n³, यानी कोई संख्या उसका स्क्वायर जो भी उसकी घात रहेगी वो 3 रहेगी, यानी मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा जाएगा। और घनमूल ज्ञात करना है तो उसके गुणनखंड करेंगे और 3 के जोड़े बनाएंगे। उसके बाद में है जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको समझाया गया है। तो उदाहरण के तौर पर आपको समझाया गया है कि जैसे 3 का आपको घन निकालना है तो 3 को इस प्रकार से 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 × 3 × 3 यानी हो गया 27। और 27 का आप घनमूल की बात करें तो घनमूल हो जाएगा 3। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद में नोट कुछ दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 1729, 4104 और 13832, ये जो 3 संख्या है इस संख्या को हम हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं, जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो इसे आपको याद कर लेना चाहिए।
उसके बाद में है हमारे अध्याय जो 7वां है जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना इम्पोर्टेंट अध्याय है, तो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उसको आपको याद कर लेने चाहिए। तो पहला है आपके बट्टा। बट्टा क्या होता है कि अंकित मूल्य पर दी गई जो छूट होती है उसे हम बट्टा बोलते हैं। कोई भी वस्तु होती है उस पर जो छूट होती है उसे हम बट्टा कहते हैं। और बट्टा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, यानी उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है उसके अंदर से उस वस्तु को कितने में बेचा गया है, विक्रय मूल्य है वो माइनस कर देना, तो उसके ऊपर जो छूट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला रहता है। और क्रय का मतलब होता है, जैसे कभी कभार आपके आता है क्रय मूल्य, यानी क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्रय मूल्य का मतलब हुआ जब खरीदते हैं किसी वस्तु को और उसके बदले में हम पैसे देते हैं तो वो क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य जब किसी वस्तु को बेचते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद में है प्रतिशत। प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंश बटा हर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में पहले संख्या को लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और यदि प्रतिशत से संख्या हमें ज्ञात करनी है तो जितना प्रतिशत दिया हुआ है वो प्रतिशत अंश में लिखो और हर में 100 रहेगा और कुल संख्या कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा प्रतिशत से संख्या ज्ञात करने का। और संख्या से प्रतिशत ज्ञात करना है तो अंश बटा हर के रूप में लिखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में है बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बट्टा यानी जो छूट है वो छूट बटा अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और उसके बाद में है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बट्टा 100 कोष्टक बंद एन, जो घात है इसकी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है। और यहाँ पर पी का मतलब आपके प्रिंसिपल है, मूलधन है, आर का मतलब आपके दर हैं और एन का मतलब संयोजित समय के आधार पर वो हिसाब कितनी बार हो रहा है। यदि वार्षिक है, संयोजित समय वार्षिक है तो वर्ष में एक बार हिसाब होगा और अर्धवार्षिक है तो वर्ष में 2 बार हिसाब होगा, तो एन के स्थान पर 2 रहेगा। उसके बाद में किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर किया गया व्यय ऊपरी खर्च कहलाता है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उसके ऊपर अलग से कुछ पैसे हम लगाते हैं तो वो उसका ऊपरी खर्च कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे अध्याय नंबर 8 है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका है। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका की बात करें तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक, ठीक है, यानी व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। कोई भी हमें बीजीय व्यंजक बनाना है तो उसमें क्या करता है कि पदों को हमें जोड़ना पड़ता है। बीजीय व्यंजक एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी हो सकता है और त्रिपदी, यानी पदों के आधार पर ये होता है। एक पदी में 1 पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं, त्रिपदी में 3 पद होते हैं। फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूले इसमें होते हैं 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं जो जिसे सर्वसमीका हम कहेंगे। तो कोष्टक ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा सॉल्व ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसे सॉल्व किया जाता है। और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए और बी दोनों का ही होल स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला हमें सॉल्व करने के लिए लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये सॉल्व होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वैसे जब भी इन चैप्टरों को हम कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको सही ढंग से समझाया भी जाएगा। उसके बाद में अध्याय नंबर जो 9 है जिसका नाम है क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्र से संबंधित ये फॉर्मूले इसमें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने चाहिए। पहला आपके फॉर्मूला है आयत का परिमाप, जो आपको पता ही है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और इंग्लिश में बोले 2 कोष्टक L प्लस B। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला है 4a, यानी 4 इंटू भुजा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला है आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ऊंचाई कोष्टक a प्लस बी, यानी इसे आप 1/2 इंटू कोष्टक a प्लस बी इंटू एस ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 का मतलब है आपके विकर्ण। ठीक है, d1 यानी पहला विकर्ण, d2 यानी दूसरा विकर्ण। उसके बाद में है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
जो भी घनाभ होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद में है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके जो भी घनाभ हैं उसके 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 100 के 100 पृष्ठ होते हैं उन 100 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2h यानी 2 इंटू ऊँचाई कोष्टक l प्लस b, ठीक है, यानी आधार का क्षेत्रफल l प्लस b का मतलब हो गया। उसके बाद में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन होता है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 100 l स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि घन होता है उसके अंदर पृष्ठ 100 होते हैं और सभी पृष्ठ की लंबाई है वो समान होती है तो उस लंबाई का स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पृष्ठों की बात होगी, तो 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4l स्क्वायर, 4 और जो भी भुजा है उसका स्क्वायर। उसके बाद में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी बेलन है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके क्या रहता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस s, ये तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला और नीचे वाले 2 हिस्से हैं उनका क्षेत्रफल नहीं गिने साथ में तो आपके फॉर्मूला रहेगा 2 पाई RH। उसके बाद में है आपके वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन। जो आयतन क्या होता है, ठीक है, तो किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाती है। क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। तो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घन का आयतन होता है जो भी भुजा है उसका क्यूब। और उसके बाद में नोट जो यहाँ पर दिए हुए हैं तो नोट को आपको बहुत ही सही ढंग से कवर करना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेमी क्यूब। जब भी 1 सेमी क्यूब होता है, 1 सेमी क्यूब होता है तो उसके अंदर 1 मिलीलीटर पानी आता है। और 1000 सेमी क्यूब होता है तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। और जब 1 मीटर क्यूब होता है यानी एक आपके मान लो घन है और उसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो भी आपके 1 मीटर है, तो उसके अंदर पानी आएगा वो कितना आएगा, आपके 1000 लीटर पानी आएगा। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, यानी ये तीनों ही आपके बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही 1-1 मीटर है। तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखना। उसके बाद में है हमारा अध्याय नंबर जो 10वां, जिसका नाम है घातांक और घात। इसके अंदर इम्पोर्टेंट सूत्रों की हम बात करते हैं। जब भी आपके a की घात m और a की घात n होती है तो उसको सॉल्व करोगे आप a की घात m प्लस n, यानी फॉर्मूला के आधार पर मैं बता देता हूँ। a का मतलब आपके आधार है जो समान रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि 3 की घात आपके 2 है, मल्टीप्लाई है आपके 3 की घात आपके 3 है। इस प्रकार से कोई संख्या है तो यहाँ पर देखो ये a और ये भी a, यानी ये दोनों ही सेम होने चाहिए। 3-3 हो सकते हैं, 4-4, 500, 600 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये समान होते हैं। और मल्टीप्लाई करनी है और इसकी घातें हैं जो आपके अलग अलग हैं। क्या है, घातें अलग अलग हैं। घातें अलग अलग है, सिर्फ घातों को जोड़ देना है। तो 3-3 यानी आपने 3 लिखा, घात 2 और यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर आपके दूसरा फॉर्मूला है कि जब भी a की घात m भाग a की घात n होती हैं तो उसको आप सॉल्व करोगे a की घात m माइनस n। ये a का मतलब आपको मैंने पहले समझा दिया, इसी आधार पर है। मल्टीप्लाई करना है तो घातें जुड़ जाएगी और भाग करना है तो घातें माइनस हो जाएगी। और आगे तीसरा आपके क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर है a की घात m और b की घात m, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और घातें समान है। तो क्या करेंगे कि इन आधारों को आप लिख दोगे और घातें आपके सेम रहेगी। यानी इस प्रकार से कि 3 की घात आपके 4 हैं और मल्टीप्लाई 4 की घात आपके 4 हैं। तो इस प्रकार से होगा तो आप क्या करोगे, 3 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 या 12 हो गया और घात समान रहेगी 4, ठीक है। जब घातें एक जैसी है तो घात एक ही रहेगी, आधार दोनों है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में आपके हैं चौथा आपके हैं कि a की घात 0, यानी कोई भी संख्या और उसकी घात 0 है तो उसका मतलब होता है आपके 1। और उसके बाद में 500 है कि a की घात m और कोष्टक के बाद n, यानी a की संख्या की डबल घात होती है तो वो दोनों घातें आपस में क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, ठीक है, दोनों घातों के बीच में कोष्टक हैं तो।
उसके बाद में छठा है आपके भाग हैं, जैसे ए की घात m है बटा b की घात m है, तो इसको सॉल्व करोगे कि a बटा b रहेगा और दोनों की घात है वो समान ही रहेगी। उसके बाद में हमारे 11वां अध्याय है जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो दो राशियाँ, ठीक है, दो राशियाँ x और y, यानी मान लिया x का मतलब भी कोई आपके परिमेय संख्या है और y का मतलब भी कोई परिमेय संख्या है, कि दो राशियाँ x और y सीधे समानुपात में कही जाती है। कोई दो राशियाँ हैं और उसका अनुपात है जैसे x अनुपात y है, तो उसे सीधा समानुपात कहते हैं। ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि x अनुपात y है तो उससे x2 अनुपात y2 होगा। यानी यहाँ पर इस प्रकार से कि कोई संख्या 1 अनुपात 2 है, ठीक है, तो उसके बाद में ये दूसरा अनुपात होगा तो क्या होगा आपके एक ए की, यानी ए का यदि डबल किया गया, 3 गुना किया, 4 गुना, जितना भी किया, यदि मान लो ए का आपके 5 गुना किया है तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या 2 है तो इसका भी 5 गुना ही होगा। यानी यहाँ पर इसका बीच में जो अनुपात है वो समान ही रहेगा। यानी पहले संख्या में जितनी बढ़ोतरी कर रहे हो, जितने गुना बढ़ोतरी कर रहे हो या कितने गुना उसमें कमी कर रहे हो, तो वो का वही प्रोसेस दूसरी संख्या के साथ में भी किया जाता है। समानुपात की बात करें तो x1 बटा y1, ठीक है, x1 बटा y1 बराबर क्या होता है x2 बटा y2। जैसे मान लिया कि 2 अनुपात 3 है, ठीक है, तो ये आपके x हो गया और ये y हो गया। तो अभी इसकी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, जैसे मान लो डबल कर रहे हैं हम, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये x1 और ये y1 हो गया और ये x2 और ये y2 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों बराबर रहती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। और उसके बाद में अध्याय नंबर जो 12वां जिसका नाम है गुणनखंड। अब गुणनखंड है जो आपने सर्वसमीका के बारे में पढ़े हैं, वो सर्वसमीका यहाँ पर यूज होती हैं। जो पहली संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा आपके फॉर्मूला था जो सर्वसमीका थी वो थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो 2 सर्वसमीका है। और तीसरी सर्वसमीका थी आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथी सर्वसमीका यहाँ पर हमने लिखी है। यानी यदि संख्या x प्लस a यानी x प्लस ए और x प्लस बी होता है तो उसको सॉल्व करोगे वो आप ओके होगा, सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद x प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ ए बी का मतलब कोई संख्या है और x का मतलब, यानी अंग्रेजी के जितनी बार भी मैंने अक्सर बोले गए हैं तो उसके स्थान पर कोई न कोई परिमेय संख्या है। उसके बाद में 13वां अध्याय है जिसका नाम है आपके आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय है, इसके अंदर रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा होती है, यानी एक आपके आलेख बनाया गया है और उसके अंदर एक रेखा है जो बीच में कहीं खंडित नहीं है, यानी टूटी हुई नहीं है, तो उससे हम क्या कहेंगे, रेखीय आलेख कहेंगे। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। जैसे हम जो भी आलेख बनाते हैं तो इस प्रकार से होता है, ग्राफ होता है, इस प्रकार से हम लाइनें खींचते हैं, तो ये 20 वाला हिस्सा होता है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आपके निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थांश फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर दोनों प्लस की संख्या होती है। यहाँ पर आपके प्लस और माइनस होता है, और यहाँ पर बात करें तो माइनस और माइनस होता है, और यहाँ पर होता है आपके प्लस और माइनस, ठीक है। इस प्रकार से ये संख्याएँ होती हैं। और उसके बाद में हमारे 14वां जो उत्तरमाला है, यानी आपके 13 अध्याय हैं, इसमें जो हमने बहुत ही सही तरीके से आपको ये सभी सूत्र आपको समझा दिए हैं। यदि आपने इन सभी सूत्रों को याद कर लिया, समझ लिया, तो गारंटेड आपके बिना किताब पढ़े 100 में से 70 नंबर आपके पक्के हुए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है 14वें अध्याय के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सही तरीके से पूरा कोर्स पढ़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को आप इस प्रकार से अनदेश आप नाम लिखोगे तो भी ये हमारा श्री बालाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल सबसे पहले आ जाएगा, और श्री बालाजी एकेडमी सेवडी लिखोगे तो भी ये यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। प्रत्येक दिन आपको एक एक चैप्टर कवर कराया जाएगा, बहुत सही तरीके से आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करोगे तो भी हम उसका बहुत जल्द आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन उनसे पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा।